पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न तुम्हें देखने मिलेगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो सेक्शन ई तक मिलेगा, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क के, राइट, यानी 1 into 20, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ऑब्जेक्टिव होता है 4 ऑप्शंस यू आर गेटिंग, इसी में तुम्हें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, राइट। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मिलेंगे तुम्हें, 2 मार्क्स ईच। बहुत शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, सो बहुत लेंथी आंसर नहीं लिखने होते। लाइक तुमसे पूछा जाए व्हाट इज जेनेटिक्स, सो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज जेनेटिक्स, क्या होता है सिर्फ वो डेफिनेशन लिखो एंड दैट्स इट, राइट। देन सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहां पे 7 क्वेश्चंस यू विल बी सीइंग एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 3 मार्क, 21 मार्क का ये वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहां पे तुम्हारे आंसर्स थोड़ा सा एलैबोरेट होंगे, 3 मार्क ईच, मतलब हर क्वेश्चन में कम से कम 3 पॉइंट तुम्हें इंक्लूड करने हैं। लाइक तुमसे वो पूछ रहे हैं स्टेट एनी 3 ways टू कंट्रोल पॉपुलेशन, सो 3 पॉइंट शुड बी देयर, राइट। एवरी पॉइंट विल बी ऑफ 1 मार्क, आर यू गेटिंग? सो 3 मार्क 3 पॉइंट। Then section D, long answer type questions. This is the most lengthiest part, right? Here you will be getting 3 questions, each carrying 5 marks. So this section is of 15 mark. Here you require details, right? Like whatever question has been asked. But remember, this is not history कि तुम्हें बिल्कुल पीछे से चले जाना है और जितना कुछ तुम्हें उसके बारे में पता है, जो जो हुआ वो सारा चीजें नहीं। जो पूछा गया है साइंस में टू द मार्क आंसर लिखना होता है, जो पूछा जा रहा है वही बताओ, ठीक है। अगर तुमसे मेंडल के लॉज पूछे तो वही बताओ, मेंडल की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है कि मेंडल क्या थे, उन्होंने क्या किया, कब पैदा हुए, कब मरे, नॉट रिक्वायर्ड। उन्होंने तुमसे लॉज पूछे, लॉज लिखो, लॉज डिफाइन करो, एग्जाम्पल के हेल्प से डिफाइन करो, दैट्स इट। गेटिंग? जो पूछा जा रहा है उसको छोड़ के तुमने लीक से अलग नहीं हट जाना, जो पूछते हैं वही बताओ, ठीक है। मार्क्स सिर्फ उसी के होते हैं, फालतू की जो तुम उसमें चीजें लिख दोगे उसके कोई मार्क्स नहीं होते। देखो जब मार्किंग स्कीम बनती है ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया, तुम्हें लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। सो तुमसे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहे हैं, अगर तुम सोचो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे से आंसर लिखने के चक्कर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बता रहे हैं, सारे लॉज भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन जब मार्किंग स्कीम, जब अगर तुम रियलिटी में मार्किंग स्कीम देखो तो उसमें मार्क्स तुम्हारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के होंगे कि बच्चे ने ये जैसे तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर्स लिखते हो, बच्चे ने वो लिखा नहीं लिखा, बच्चे को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन पता थी या नहीं पता थी, बच्चे ने वो पुनेट स्क्वायर बनाया कि नहीं बनाया, उनके मार्क्स होते हैं। तुम्हारा ये लीक से हट के आंसर लिखने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। या तुम सोचो कि मैं बहुत इंप्रेसिव आंसर लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रहा हूं और सब कुछ बता रहा हूं, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। साइंस में जो पूछा जा रहा है वही बताओ, ठीक है। टीचर को ऑब्वियसली तुमसे वही जो लिखा है ना क्वेश्चन वही पूछना है, वही जानना है, उसे नहीं पूछना कि तुम्हें मेंडल की पूरी स्टोरी पता है या नहीं पता है, नहीं, वो जो पूछ रहा है वही आंसर करो, मार्क्स उसके होते हैं। तुम्हारी जो तुम लिख दो तुम लिख लो, मजे से लिखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस टाइम वेस्ट करो, इतना टाइम होता भी नहीं है जितना तुम वेस्ट करो, करते रहो वेस्ट, उसके तो मार्क्स ही नहीं है ना। तो उससे बेटर है कि तुम उस पे कॉन्सेंट्रेट करो जिसके मार्क्स हैं। गेटिंग? देन सेक्शन ई, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन तुम्हें इसमें मिलेंगे, राइट, ईच कैरिंग 4 मार्क। हर सेक्शन में यू कैन बी लाइक केस स्टडी तुम्हें मिला, मानो फिजिक्स का केस स्टडी दिया है, सो फिजिक्स के केस स्टडी में दे विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, उन 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे कभी कभी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते हैं एंड उनको क्या होता है कि अगर कभी डाउट लगता है कि मानो उन्हें डाउट है उन 5 क्वेश्चन या उन्हें 5 के 5 आते हैं, 5 के 5 कर देते हैं, राइट। सो उसमें कुछ बुराई नहीं है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें 5 क्वेश्चन आते हैं, तुम कर सकते हो तो कर दो, वो तो 1 मार्क के, कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर कर सकते हो कर लो, राइट। अदरवाइज वो 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो 3 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलेंगे, ईच कैरिंग 4 मार्क, हर एक के लिए तुम्हें पैराग्राफ मिलेगा। आ रही बात समझ में? 3 क्वेश्चन, एक
फिजिक्स सेक्शन से होगा, एक केमिस्ट्री से केस स्टडी मिलेगी, एक बायोलॉजी से केस स्टडी मिलेगी। तीनों पार्ट्स की केस स्टडी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। और हर केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन होंगे या मे बी 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि हर केस स्टडी से 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का, ठीक है। उसमें कोई फर्दर स्प्लिट एंड्स नहीं होते, या ऐसा नहीं होगा कि किसी केस स्टडी से तुम्हें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं 2-2 मार्क्स का, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हर केस स्टडी में 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा 1-1-1 स्प्लिट करके, ठीक है। उसी केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है, उसी में तुम्हें आंसर मिलेगा। जैसे तुम्हें अगर सोचो कि तुम्हें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर कुछ मिला फिजिक्स में पैराग्राफ, अब तुम्हें उस पैराग्राफ को पढ़ के इंडिकेशन समझ में आ जाएगी कि ये कौन सा रूल है। उन्होंने वहां कहीं नहीं लिखा कि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, लेकिन तुमसे अगर पूछा है क्वेश्चन में कि विच रूल इज अप्लाइंग ओवर हेयर, सो वो तुम्हें पढ़ के याद आ जाना चाहिए कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जिनको तुम ये मत सोचना कि वो अनसीन पैसेज जैसा है कि तुम्हें जो पढ़ रहे हो उसके आंसर तुम्हें उसी पैराग्राफ में मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको तुम दिमाग में रख के अपने आंसर्स लिखोगे। गेटिंग? सो 5 सेक्शंस तुम्हें मिलेंगे। फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का होता है, 1-1-1-1 ईच। सबसे पहले यहीं से शुरू करना, पेपर करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब इसमें ये नहीं कि शुरू में ही तुम सोचो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आ रहा है करो, सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। वहां पे तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें तुक्के मारने स्टार्टिंग में बैठ के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो तुम्हें चीजें आती हैं पहले वो करो, जो नहीं अभी आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, उसको छोड़ दो, अभी स्पेस छोड़ो उसके बीच में, ठीक है। उन्हें लास्ट में करना जब तुम्हारे पास टाइम होगा सोचने का, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें और क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद आ जाओ तुम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है, 2-2 मार्क्स के होते हैं। यहां पे भी वो करो पहले जो तुम्हें अच्छे से आता है। देखो पेपर में टाइम वेस्ट करने की नीड बिल्कुल नहीं है, जो चीज बहुत अच्छे से आती हो वहां से शुरू करो, ठीक है। और अपने आंसर्स कभी भी उल्टा करने शुरू ना करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे मत शुरू करो कि तुम पहले सोच रहे हो कि पहले केस स्टडी कर दी जाए फिर लॉन्ग आंसर टाइप कर दिए जाए। रिमेंबर सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये होते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे अगर तुम्हारे 20 के 20 करेक्ट है ना, 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो वो बहुत स्कोरिंग होता है, वो छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। और तुम ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम टीचर को बोलोगे मुझे 5 मिनट और दो, बस 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 बस, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अपने दिमाग में ये चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये होता है। तुम्हारे 20 के 20 सही है, 20 के 20 मार्क्स मिल गए, कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, जब तुम लॉन्ग आंसर टाइप आंसर लिख रहे हो, मे बी तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो कुछ, यहां मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहां नहीं होते। यहां अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो वो 20 के 20 मार्क्स तुम्हारी जेब में, कहीं नहीं गए, ठीक है। सो हमेशा पेपर इधर से शुरू करो, ठीक है। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हमें पेपर में स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि जो स्कोरिंग पार्ट है ना उसको पहले करने की कोशिश करो। ये स्कोरिंग होता है, इसको करो, इसके बाद केस स्टडी स्कोरिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सेक्शंस के नाम ही नहीं डाल रहे हो। सेक्शन ए करो, डालो हेडिंग सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ई कर रहे हो, डालो हेडिंग सेक्शन ई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू मी आई विल सजेस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पीछे 1 घंटा रखो अपना सेपरेट, जहां तुमने आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने। तो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि इस वाले पार्ट के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें इसमें कम से कम 15 मिनट्स लिखने मिल जाए, यानी कि 45 मिनट्स तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए रखने हैं कम से कम, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो। आ रही है बात समझ में? अदरवाइज 1 घंटा इस वाले पार्ट के लिए होना चाहिए तुम्हारे पास। जब ये सोच के चलोगे कि हमें बाकी पार्ट 2 घंटे में कंप्लीट कर लेने हैं और ये वाले पार्ट को 1 घंटा देना है, क्योंकि तुम्हें ये सबसे प्रॉपरली लिखना है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस वाले पार्ट के लिए अलग से रखो, वो 45 मिनट्स में करो और 15 मिनट्स लास्ट में रिवाइज करो, राइट, या जो भी कुछ छूटा हुआ है वो करना है, राइट। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तुम्हें आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने, कैसे हम स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए पेपर को प्रेजेंट करने की, ठीक है। पहली चीज
ये नहीं सोचना है कि अगर तुम अलग अलग कलर के पेन यूज करोगे और प्रेजेंट करोगे सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. रिमेंबर, in board exams red pen is not allowed, right? Your green pen is not allowed, purple pen is not allowed. You have to use only black and blue pen and your pencil you can use, right? इसके अलावा कोई भी कलर का पेन तुम यूज नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में, राइट? अच्छा, नाउ फर्स्ट डू द स्कोरिंग पार्ट. फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू द स्कोरिंग पार्ट, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारे फुल मार्क्स मिलने हैं. वो जो मैंने बोला तुम्हें अभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी, तुम्हें पता है उसमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं. सो अटेम्प्ट इट फर्स्ट, पहले उसी को कर लो, ठीक है? राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स. अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ्स, राइट? इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स व्हाटएवर यू वांट टू राइट, राइट इट इन पॉइंट्स. आर यू गेटिंग? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम बात तुम 4 पॉइंट बना के लिख दो. आ रही बात समझ में? ये मतलब नहीं है कि तुमने 4 पॉइंट लिखे हैं तो 4 पॉइंट डिफरेंट लिख रहे हो. एक ही बात को 4 तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है. टीचर को समझ में आता है दैट यू आर मेकिंग फूल, है ना? सो पॉइंट्स में लिखने का मतलब है, जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना, सो इट डजंट लुक मच प्रेजेंटेबल. स्पेशली इन साइंस आई एम टेलिंग यू, if you will write in points you will get much better marks. Are you getting? So try to write in points instead of writing in paragraph. Paragraph को avoid करना. Then try to explain with the help of diagrams if required. अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि अगर इसको डायग्राम भी इसमें बन जाए तो बस फिर आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, तो बना लो. जिस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लगता है, जैसे अगर तुम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहे हो, राइट? अब अगर तुम उसको डायग्राम के थ्रू भी समझा रहे हो, मतलब तुम रिटन पार्ट तो लिख ही रहे हो, लेकिन तुमने उसका डायग्राम भी बनाया है, इट इज मोर इन्फ्लुएंसिंग द टीचर. वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि तुमने वो डायग्राम से भी समझा दिया है. जो तुमने लिखा है वो तुमने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है. सो यू विल गेट मच बेटर मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन, ठीक है? सो जैसे मैंने तुम्हें भी एग्जांपल दिया, अगर तुम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहे हो, वर्किंग ऑफ हार्ट समझा रहे हो, डायग्राम भी बना दो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा और टीचर को भी ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, इसने बहुत अच्छे से ये चीज को प्रेजेंट किया है, राइट? देन while doing numericals don't skip steps. This is very important while doing numericals or even you are doing math. Don't skip steps, right? अब न्यूमेरिकल, जैसे तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, सो उसमें लिखो व्हाट इज गिवन. तुम सोचोगे लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन में टीचर तो खुद ही देख सकता है ना? लेकिन ये स्टेप्स हैं जिनके मार्क्स होते हैं, राइट? हाफ मार्क, बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा कि क्या गिवन था, क्या फाइंड करना था. 1 मार्क फॉर फॉर्मूला, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा या सीधे सॉल्व करने लग गया, ठीक है? सो रिमेंबर, हर एक चीज के मार्क्स हैं. तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा, नहीं मिलेंगे वो मार्क. वो 1 मार्क जो था फॉर्मूला का वो नहीं मिलेगा, ठीक है? सो याद रखना, अगर 4 मार्क का न्यूमेरिकल है तो वो मार्क्स बटे हुए होते हैं. जैसे जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल कि मानो आधा नंबर तुम्हारा इसके लिए था कि तुमने गिवन चीजें लिखी या नहीं लिखी. तुम्हें ये भी पता चला क्वेश्चन पढ़ के कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है ना? क्योंकि ऐसा भी होता है, बच्चों को यही नहीं पता कि क्या फाइंड करना है, वो पता नहीं क्या ही फाइंड कर रहे होते हैं, राइट? सो तुम्हें पहले ये, अगर तुमने ये बिल्कुल सही डिटेक्ट किया है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, हाफ मार्क उसके. देन 1 मार्क फॉर फॉर्मूला तुमने लिखा या नहीं लिखा. अगर उसी क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले लग रहे हैं या उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए 2 फॉर्मूले लगे या 3 फॉर्मूले लगे, वो सारे फॉर्मूले लिखने हैं तुम्हें, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि एक ही साथ लिख दिए सारे फॉर्मूले. एक फॉर्मूला लिखा, उसका सॉल्यूशन किया, नेक्स्ट वैल्यू आ गई. यूनिट जरूर लिखना. फिजिक्स में यूनिट के मार्क्स कटते हैं, आई एम टेलिंग यू, हाफ ऑफ मार्क कट जाता है यूनिट का. तो अगर तुम करंट फाइंड किया है तो लिखो इट इज एम्पेयर. यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में. फिजिक्स में बहुत मार्क्स कटते हैं अगर यूनिट नहीं लिखी तो, ठीक है? अच्छा, देन ड्रॉ डायग्राम विद करेक्ट लेबलिंग. जिस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम बनाने दिया है, याद रखो ये साइंस है, दिस इज नॉट आर्ट. कि तुम जितना सुंदर बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. दिस इज साइंस. तुम क्या बना रहे हो, वो लेबल प्रॉपर कर पा रहे हो या नहीं, दिस विल गिव यू मार्क्स, ठीक है? तुमने बनाया डायग्राम तो बहुत अच्छे से बना दिया, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कहां पे क्या है, तो यू विल गेट 0.
समझ में आ रही है? एग्जाम में ज्यादा मार्क्स, अगर सोचो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें हार्ट बनाना है, ह्यूमन हार्ट, राइट? सो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना, तो उसमें 1 या 1.5 मार्क तुम्हारे ड्राइंग पार्ट के होते, बाकी सारे तुम्हारे लेबलिंग के होते, तुमने करेक्ट लेबल किया या नहीं किया, ठीक है? तो ये साइंस है, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, साइंस है, तुम जो ड्रॉ करते हो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है? ये कौन सा पार्ट है, तुमने सेप्टम करेक्ट दिखाया नहीं दिखाया, पेरिकार्डियम दिखाया नहीं दिखाया, वेल्व तुम्हें पता है या नहीं पता कि कहां प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम यही चीजें नहीं बता पा रहे हो हार्ट में, तो वो डायग्राम का क्या कर रहा है, टीचर को चार थोड़ी बनाना है उसका, राइट? सो जो भी हम साइंस में डायग्राम बनाएंगे वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेबलिंग के साथ बनाएंगे, राइट? और लेबल बिल्कुल प्रॉपरली करोगे। यूज पेंसिल फॉर द डायग्राम, डोंट यूज पेन फॉर ड्रॉइंग डायग्राम, इवन नॉट फॉर डूइंग द आउटलाइन। आउटलाइन करने के लिए भी साइंस में पेन की जरूरत नहीं है डायग्राम के लिए, सिर्फ पेंसिल से बनाओ, लेबल करो एंड दैट्स इट। डायग्राम जो बनाओगे ना उसके चारों तरफ मार्जिन जरूर करना, ये बात आई शुड टेल यू। ऐसे मार्जिन बनाओ और इसके अंदर तुम बना रहे हो, जैसे तुमने हार्ट बनाया तो इसके अंदर तुम बनाओगे, राइट? इसके अंदर बनेगा, बट चारों तरफ से मार्जिन ड्रॉ कर लोगे उसकी, एंड देन लेबल। आर यू गेटिंग? So these are the strategies by which you can achieve very good marks in your board exam. See, presentation is very important. तुम किसी रेस्टोरेंट में भी जाओ ना, तो वहां पे अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना, तो मजा नहीं आता, चाहे खाना कितना अच्छा हो, है ना? So remember, presentation is very important. जो भी चीज करोगे एग्जाम्स, तुम्हें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे, right? So I had tell you all the tips, all the tactics. So I hope it will help you in your board exams. If you like the session, please give me a thumbs up and do comment. Subscribe our channel for more important updates for the board exams. Thank you.